जी सब लोग लगाया वो जी टाबरिया ने समझा वो जी। नमस्कार, चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जन्म, मृत्यु, विवाह, इन तीनों घटनाओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब बात करें कि जन्म, मृत्यु, विवाह, इनका पंजीयन क्यों आवश्यक है, इनकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं विनेश सिंघवी जी। आप निदेशक हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से और आप मुख्य रजिस्ट्रार हैं जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात करें अगर हम कि जन्म, मृत्यु, विवाह, इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या प्रणाली की जो व्यवस्था है वो किस तरह से पूर्ण होती है? वंदना जी, जन्म, मृत्यु और विवाह जी, ये ऐसे तीन घटनाएं हैं जो लगभग सारे परिवारों में घटित होती है उसके जीवन काल में जी। तो इनका पंजीयन करना आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने 1969 में जन्म मृत्यु एक्ट लाई थी, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है, क्यों आवश्यक है, ये सब उस एक्ट में प्रावधान है। और आम आदमी को इसकी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाए इसलिए एक प्रणाली विकसित की गई है जिसको सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बोलते हैं। और इस प्रणाली के माध्यम से हर जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन किया जाता है जी। और आवश्यक इसलिए है कि हमारे जीवन में कई ऐसे काम होते हैं, कई सेवाएं प्राप्त करनी होती है, कई जगह हमें अपनी जन्म का या आयु का या मृत्यु का जो कानूनी दस्तावेज या ऐसे उपलब्ध कराना होता है। इसलिए ये प्रमाण पत्र हर आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें सिंघवी जी की राजस्थान परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान में किस अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जा रहा है? नहीं, राज्य में भी अधिनियम, भारत सरकार का जो अधिनियम है जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 उसी के तहत किया जा रहा है। पर राजस्थान सरकार ने इसके लिए अपने नियम बनाए, राजस्थान जन्म मृत्यु अधिनियम नियम 2000, उसी के तहत उसी के प्रावधानों के अनुसार जो नियम प्रक्रियाएं दी गई है उस अनुसार राज्य में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जी। सिंघवी जी, अक्सर देखा जाता है कि 21 दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। अगर 21 दिन निकल जाएं किसी व्यक्ति से, अगर किसी भी कारणवश वो समय पूरा हो जाए तो उसके बाद की क्या व्यवस्था रहती है? वैसे जन्म मृत्यु जो प्रावधान किया हुआ है नियमों में, उसमें 21 दिन के अंदर उसको जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी। पर 21 दिन होने के बाद अगर वो जन्म मृत्यु 21 दिन में नहीं करा पाता है तो व्यक्ति को 30 दिन तक के अंदर उसमें ₹1 विलम्ब शुल्क के साथ वो रजिस्ट्रार के पास जा सकता है और रजिस्ट्रार के पास ₹1 विलम्ब शुल्क जमा कराकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर वो 30 दिन में भी नहीं करा पाता है तो 1 वर्ष तक जो जिला रजिस्ट्रार होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अतिरिक्त जिला मुख्य रजिस्ट्रार है, जो सामान्यतया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके पास जाके एक लिखित अनुज्ञा जारी होती है। तो अनुज्ञा जारी होने के बाद वो ₹1 विलम्ब शुल्क के साथ उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर 1 वर्ष तक भी वो नहीं कराता है तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट डेजिग्नेटेड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उनके पास जाके उसको अपील करनी पड़ती है और वो जो अनुज्ञा जारी करते हैं उस अनुज्ञा के आधार पर पुनः ₹1 विलम्ब शुल्क जमा कराकर वो जो प्रक्रियाएं हैं विलम्ब की वो पूरी करने के बाद उसको वो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन करा सकता है जी। तो ये तो हमने बात करी कि किस अधिनियम के तहत प्रणाली का व्यवस्था है और 21 दिन बाद में क्या व्यवस्था है, शुल्क की क्या व्यवस्था है और शुल्क का क्या जो भी चार्ज है वो क्या व्यवस्था है। अगर हम बात करें सिंघवी जी कि दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं पंजीयन में? तो जन्म का जो घटना है उसको घटना करने के लिए अगर वो संस्थागत जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल जो राजकीय चिकित्सालय हैं वो खुद इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो अपने माता पिता का आधार नंबर वहाँ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसी अनुसार वो उसकी जन्म की तारीख और वो अपने आप पोर्टल पे एंटर करते हैं। उसके लिए कोई अधिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का पहचान होना चाहिए, पहचान के दस्तावेज होने चाहिए और बाकी जो जिस संस्था में प्रसव हुआ है उसके लिए उसकी जो रिकॉर्ड है उसको वो अपलोड कर देते हैं और उससे जन्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
इसी तरह अगर कोई जन्म संस्थागत नहीं है जी, तो उसको सूचनादाता को ये बताना पड़ता है कि इसका जन्म इतनी तारीख को हुआ है, इस समय हुआ है, और माता पिता के पहचान के रजिस्ट्रेशन नंबर देने पड़ते हैं। आधार नंबर माता पिता के देने से वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, बहुत आवश्यक है। मृत्यु के मामले में अगर संस्थागत है तो हॉस्पिटल से मृत्यु के कारणों का सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है। मृत्यु वो जो हॉस्पिटल का जो प्रभारी अधिकारी है वो जो इसको रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारी डिटेल पोर्टल पे अपलोड करता है। उसमें उसका आधार नंबर और कुछ जनाधार नंबर राजस्थान में हम ले लेते हैं, वो दर्ज करना पड़ता है, तो उसमें दस्तावेज होते हैं। और अगर वो संस्थागत मृत्यु नहीं हुई अगर हॉस्पिटल में, तो उसके इन्फॉर्मेंट जो अगर कोई माता पिता या उसके जो भी निकट संबंधी है वो सूचना देता है, और सूचना देने के साथ सूचनादाता के जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो, और कुछ जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका आधार है, जनाधार है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। और हॉस्पिटल से जो मृत्यु का प्रमाण पत्र या लास्ट जिस चिकित्सक को या लास्ट जिसका रिपोर्ट किया गया है अगर वो उपलब्ध है तो वो उसको उपलब्ध कराना पड़ता है। जी, तो ये तो बात तय है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ साथ हमारा पहचान बनवाना बहुत ज़रूरी रहती है। पहचान पत्र हमारी जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है प्रक्रिया। अगर सिंघवी जी से हम बात करें कि जैसे आपने बताया संस्था के माध्यम से, अगर बात करें निजी अस्पतालों की, तो निजी अस्पतालों में जन्म प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था रहती है? देखो, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जी एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में जितने ग्राम विकास अधिकारी है वो सारे जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रार हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में जितने नगर निगम है या नगर निकाय है, जो भी नगर परिषद है, नगर पालिका गए हैं, वहाँ रजिस्ट्रार नियुक्त किए हुए हैं। इसी तरह राजकीय चिकित्सालय जहाँ हैं, जहाँ डिलीवरी की सुविधा है, वहाँ उनको उप रजिस्ट्रार बना रखा है, वो भी जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करके प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। अगर निजी चिकित्सालय में जन्म होता है तो क्योंकि एक्ट में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार लोक सेवक होना चाहिए, तो वो निजी चिकित्सालय में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, तो वहाँ का जो भी प्रभारी होता है या जो भी उसका नोडल ऑफिसर है उनको हमने इन्फॉर्मेंट बना रखा है। तो वो अपने यहाँ जो उनके संस्थान में जो जन्म मृत्यु का कोई भी इवेंट घटित हुआ है उसकी सूचना उसको ऑनलाइन माध्यम से हमने एक पोर्टल बना रखा है, उसके माध्यम से वो रजिस्ट्रार को भिजवाता है। उस संबंधित क्षेत्र का जहाँ वो घटना घटित हुई है, जहाँ वो संस्थान स्थित है, उसमें जो रजिस्ट्रार लगता है, अगर नगरीय क्षेत्र में है तो नगरीय निकायों का, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके पास वो सूचना ऑनलाइन माध्यम से जाती है, और जन्म प्रमाण पत्र वो रजिस्ट्रार ही इशू करता है। वो उसको इन्फॉर्मेंट की तरह उसका ड्यूटी है, उसको पाबंद किया हुआ है कि वो अपनी जो भी घटना घटित हुई है इसके संस्थान में उसकी रिपोर्ट वो संबंधित रजिस्ट्रार को प्रेषित करें। जी, जैसे कि आपने बताया अभी पोर्टल के बारे में आपने जिक्र किया, तो पोर्टल का किसी प्रकार से कोई नाम? हाँ, राजस्थान में जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको पहचान का नाम दिया हुआ है। जनवरी 2014 से ये पोर्टल कार्यरत है। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं जो हैं जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन की वो ऑनलाइन की जा रही है। विवाह पंजीयन में कुछ अलग शर्तें हैं जिनको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, बाकी जन्म और मृत्यु में इवन देन अगर आप टाइमली सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका फिजिकल प्रेजेंस होना भी वहाँ आवश्यक नहीं है। आप पोर्टल के माध्यम से ये जो भी एंट्री, जो प्रपत्र 1 में जन्म है, प्रपत्र 2 में मृत्यु है, प्रपत्र 3 है जो स्टिल बर्थ होते हैं हॉस्पिटल में जो मृत्यु बच्चे जन्म लेते हैं वो, और प्रपत्र 4 में जो मृत्यु के कारणों का है कि किस कारण से मृत्यु हुई है उसकी, तो वो कारण ऐसे चारों प्रपत्र उस पर ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें फीड करने पड़ते हैं सूचना आप, और आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पहचान पोर्टल जो है, ये राजस्थान ने अपना पूरे देश में एक पायनियर स्टेट था जिसने जन्म मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पोर्टल बनाया। ये मोबाइल ऐप भी है, व्यक्ति घर से भी इसका अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें पहचान के माध्यम से सारे सुविधाएं हैं जन्म मृत्यु पंजीयन की वो दी हुई है सरकार ने। तो दर्शकों, ये तो बहुत अच्छी पहल है कि आप घर बैठे बैठे भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बताया सिंघवी जी ने कि पहचान पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे बैठे भी जन्म का और मृत्यु का पहचान वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें कि जन्म प्रमाण पत्र की और मृत्यु प्रमाण पत्र की, है ना, विशेषकर, तो इसकी क्या लाभ है, क्या हानि, आप जरा थोड़ा सा बताएं मैं दर्शकों को। जहाँ तक जन्म प्रमाण पत्र की बात है जी, तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट कोई है तो जन्म प्रमाण पत्र है, जो 1969 के एक्ट से इसको अनिवार्य भी किया गया है।
ताकि हमारी जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, डेमोग्राफी है, इसको ढंग से डेटा को मेंटेन किया जा सके और सरकार को ये पता रहे कि जन्म और मृत्यु की स्थिति क्या है, घटनाएं कैसे घटित हो रही है और कितनी संख्या में हो रही है। तो उससे सरकार रिकॉर्ड भी रखती है और उसकी योजनाओं को लागू करने में भी सरकार इसको फायदा होता है। व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र कि उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको, उसको स्कूल में प्रवेश लेने में और पूरे जीवन काल में सारे जितने भी आपको सुविधाएं लेनी है या कहीं भी पंजीयन कराना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, जन आधार कार्ड बनाना है, जीवन के हर चक्र को पूरा करने के लिए वो इवन जब आप विवाह करेंगे तभी वहाँ के जो आयु का प्रमाण पत्र है वो जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा आपको, तभी आपके लीगल एज के आप हैं या नहीं है। इसी तरह पासपोर्ट बनाने के लिए अनिवार्य है आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। तो ये कई ऐसे स्टेजेज हैं हमारे जीवन में आएगी जो हमको करनी पड़ेगी और वहाँ हमारा जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं आपको बीमा क्लेम लेना है, प्रॉपर्टी राइट है, लैंड ट्रांसफर करनी है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, उत्तराधिकारी नियुक्त करना है और एवं तो उन कामों में सारे क्लेम जो लेने हैं तो उन कामों में सारा मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। जी, अक्सर देखा जाता है कि जैसे गांवों में मतलब जिनका जन्म होता है उस समय नहीं का पता नहीं रहता, क्योंकि समय कौन लिख करके रखता है। कुछ दिनों बाद में देखा जाता है तो लोग दिन की तारीख भी भूल जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इस प्रमाण पत्र की यहाँ आवश्यकता है, जब तक लगता है कि 4-5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोई प्रमाण पत्र बनवाना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है? तो उसको उस समय तो उन्होंने बनवाया नहीं और जन्म हुआ है घर में, किसी अस्पताल में नहीं, तो ये व्यवस्था है कि चाहे जन्म घर में हुआ हो और आप डिलेड हो गया हो तो आपको जो डिलेड की जो फीस है, प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया कि 1 वर्ष बाद आप कराने जाएंगे, 1 वर्ष 30 दिन तक तो आप विलम्ब शुल्क 21 से 30 दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ करा सकते हो। विदिन 21 दिन में कराएं तो आप जो इन्फॉर्मेट जाके सूचना दें, वहाँ नोट कराए, सारी डिटेल नोट कराए, तो वो जो ग्राम विकास अधिकारी जो रजिस्ट्रार है ग्रामीण क्षेत्र में वो वेरीफाई करके प्रमाण पत्र जारी कर देता है। 21 दिन बाद की प्रक्रिया में वो विलम्ब शुल्क 1 रुपये जमा कराए और वो जारी कर सकता है 30 डेज तक। 30 डेज से 1 ईयर तक वो जो मैंने बताया है कि अनुज्ञा जारी होगी, जो BDO हैं जो अतिरिक्त पंजीयन अधिकारी है जन्म मृत्यु के, और शहरी क्षेत्रों में हमारा जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, जो रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार हैं और नगर निगम में जो जिला रजिस्ट्रार हैं उनको डेजिग्नेट कर रखा है, उनके पास जाके लिखित एक जारी होगी, अनुज्ञा जारी होगी और विलम्ब शुल्क 1 के बाद जमा करा सकते हैं। और 1 वर्ष बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा जारी होगी, वो जमा करा सकते हैं। उसके लिए उससे एक एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरा जन्म माता या पिता को कि इसका मेरे बच्चे का जन्म इतनी तारीख को यहाँ हुआ था और ये घर पे जन्म हुआ, तो उस एफिडेविट के आधार पर जो अनुज्ञा जारी होगी उसके आधार पर रजिस्ट्रार, संबंधित रजिस्ट्रार उसी क्षेत्र का वो प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तो ये तो हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर उनका समय रहते हुए प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो वो बाद में भी अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं अपने बच्चों का। अगर से हम बात करें कि यदि कोई भारतीय नागरिक जिसका जन्म बाहर दूसरे देश में हुआ है, ऐसे में भारत में उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की क्या प्रावधान है? अगर कोई भारतीय नागरिक है और उसका जन्म विदेश में हुआ है तो एक्ट में प्रावधान है कि वो यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है जी। उसको यहाँ आके 60 डेज के अंदर अगर वो ये चाहता है कि मैं अब भारत में ही रहूँगा जी, और उसका जो अगर भारतीय नागरिक है उसके बच्चे भी हैं और वो उसका जन्म यहाँ हुआ है तो मैं भारत में ही रहूँगा और वहाँ से वापस यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहता हूँ, तो उसको जो निर्धारित प्रक्रिया है एफिडेविट देके उसके यहाँ भारत आने के 60 दिन के अंदर अंदर उसको उस प्रक्रिया का पालना करते हुए वो जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा सकता है जी। सर, अक्सर देखा जाता है कि किसी माता पिता की जब संतान नहीं होती है तो वो संतान गोद लेते हैं, तो ऐसे में जब वो किसी संतान को गोद लेते हैं तो उस संतान को गोद लेने के लिए किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, उसका जन्म प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था है? देखो, किसी बालक का अगर जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है, उसके माता पिता का नाम, उसके जो जैविक माता पिता हैं वो दर्ज है, और उसके बाद वो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी गोद लेने की जो प्रक्रिया है, न्यायालय से जो प्रक्रिया है, न्यायालय गोद लेने के सारी जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है और प्रमाण पत्र जारी हो जाता है न्यायालय से जो आदेश जारी होना है, गोद का पंजीयन जो होना है। उसके बाद वो अगर वो पुराने प्रमाण पत्र में उस जो न्यायालय का आदेश है तो उस आधार पर वो अपने माता पिता का नाम उसमें परिवर्तन करा सकता है।
अगर किसी ने पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं कराया है तो वो अपने नए माता पिता के नाम पे उन दस्तावेजों के आधार पर ये पुनः जन्म का पंजीयन संबंधित रजिस्ट्रार के यहाँ जाके निर्धारित प्रक्रिया से करा सकता है। जी, तो अगर जैसे बात करें कि अगर किसी बच्चे का नाम नहीं हो प्रमाण पत्र में और बाद में अगर नाम अपना दर्ज करवाना चाहे बच्चे के, तो उसकी क्या व्यवस्था रहती है? क्योंकि उस समय नॉर्मली क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशनल बर्थ होती है या घर पे भी बर्थ होती है, बच्चे का नाम फाइनल नहीं होता है। जो हमारी परंपराएं हैं उसके नामांकन संस्कार होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं नाम करने की भी, तो उस समय वो जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं लिखाता है। तो बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र माता पिता नाम से जारी किया जाता है जी। और वो 1 वर्ष के अंदर निःशुल्क उसका नाम अगर वो उन्होंने कर लिया है तो 1 वर्ष के अंदर निःशुल्क वो उसका नाम ऐड करा सकता है जी। अगर नाम 1 वर्ष के अंदर फाइनल हो गया तो आप उसको आप निःशुल्क मतलब ऐड कर सकता है वो जी। अगर हम बात करें सिंघवी जी की विवाह पंजीयन के बारे में, तो विवाह पंजीयन करवाते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? विवाह पंजीयन में जो मैं प्रक्रिया बता देता हूँ पहले। विवाह पंजीयन में भी वो ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से आवेदन कर सकता है जी। आवेदन पत्र इसके विवाह प्रमाण पत्र के लिए जो उसमें डॉक्यूमेंट, इसमें एक आवेदन पत्र है तो आवेदन पत्र भर के देना पड़ता है जिसमें वर वधू दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। इसी तरह वर वधू की जो एज के प्रूफ हैं, उनकी आइडेंटिटी के प्रूफ हैं, 2 गवाहों के शपथ पत्र लगते हैं, उन 2 गवाहों की आइडेंटिटी भी लगेगी। उसके बाद जो ये है कि अगर उसके पास शादी का कार्ड है जी, तो वो कार्ड भी लगा सकता है, वो आवश्यक नहीं है जी। पर जो गवाहों के प्रमाण पत्र, वरवधु का शपथ पत्र, वरवधु के गवाहों का शपथ पत्र और उनके गवाहों और वरवधु की आइडेंटिटी, ये मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जो विवाह पंजीयन के समय उसको विवाह आवेदन पत्र के साथ उसको लगाने पड़ के संबंधित रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं जी। उसके बाद विवाह में ये है कि विवाह में संबंधित रजिस्ट्रार उनको एक समय देता है कि आप इस समय हमारे कार्यालय में उपस्थित हो। उस समय भी उनको 2 पासपोर्ट साइज के दोनों वर वधू के सेपरेट फोटो और दोनों का एक जॉइंट फोटो लेटेस्ट जी। बहुत लोग विवाह के फोटो भी लगाते हैं पर उसमें होना ये प्रावधान, अच्छी बात ये होनी चाहिए कि हम जो लेटेस्ट फोटो है जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो दोनों का जॉइंट फोटो भी एक इसमें एक जो साइज है वो निर्धारित है 5x3 इंच के, तो इस डॉक्यूमेंट उनको लेके वहाँ जाए और उसके बाद उनको एक जो प्रक्रिया है पूरी उनको दोनों को वहाँ उपस्थिति शो करने के लिए रजिस्टर में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उनका फोटो वहाँ लगता है, गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं और उसी प्रक्रिया के आधार पर ये विवाह प्रमाण पत्र जारी की जाती है। अगर हम बात करें कि अधिनियम किस अधिनियम के तहत राजस्थान में जो विवाह जो का पंजीयन किया जा रहा है वो हमारा राजस्थान सरकार का अधिनियम है, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य अधिनियम 2009 जी। उसी अधिनियम के तहत राजस्थान में विवाह का पंजीयन किया जा रहा है जी। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि विवाह के 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर इसको बिना शुल्क के आप प्रमाण पत्र तैयार करवा सकते हैं? नहीं, विवाह होने की तारीख से 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी। और उसमें भी 10 रुपए का शुल्क है जी। उसके बाद में अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 100 रुपए का शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अच्छा, ये 100 रुपए का शुल्क कब तक वो रहता है वैलिड? अभी तक तो ये ऐसे पूरा वैलिड कर रखा है कि 30 दिन के बाद आप कराएंगे तो 100 अनलिमिटेड टाइम है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि शादी के 4-4, 5-5 साल तक लोग विवाह पंजीयन पत्र नहीं बनवा पाते हैं, तो जो आप जो शुल्क बता रहे हैं ये अभी तक 100 रुपये ही निर्धारित है? 100 रुपये निर्धारित है जी। चलिए, ये भी एक अपने आप में एक बहुत छोटा सा शुल्क है जो हर आदमी इजीली मतलब पे कर सकता है। सर, अगर हम बात करें कि ट्रांसजेंडर वर्ग के प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था है? पोर्टल पे भी ट्रांसजेंडर का अलग से सेक्शन बना हुआ है। सिलेक्शन जब वो जेंडर सेलेक्ट करते हैं तब वो दोनों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी वहाँ ऑप्शन है। और ट्रांसजेंडर के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं बोर्ड के या मेडिकल प्रोफेशनल के जारी किए हुए वो आवश्यक है। बाकी प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं। अच्छा। जैसे मेल फीमेल का जारी होता है वैसे ही ट्रांसजेंडर का जारी होता है। सारे दस्तावेज वही चाहिए, सारी प्रक्रिया वही है, सिर्फ उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल या डॉक्टर हैं या जो डेजिग्नेटेड
डॉक्टर्स दे रखे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, उनसे एक सर्टिफिकेट जारी करना है कि ट्रांसजेंडर है। जी, जन्म प्रमाण पत्र की विशेषता जैसे आपने बताई, इसका क्यों ज़रूरी है ये आपने बताया, इसके लाभ बताए, हानि भी बताई। आप साथ ही साथ हमने बात करी कि विवाह पंजीयन की भी, कि इसकी प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम बात करें कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में तो उसका अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो जाता है, उसको किसी तरह का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र की भी अपनी एक भूमिका है, ठीक है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। जन्म प्रमाण पत्र में यह है कि जब जन्म वो प्रमाण पत्र तो हमको आवश्यकता अनुसार अपने आप आदमी बनवा लेता है। जैसे आपने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र भी 3-4 साल तक नहीं बनाता है। विवाह प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता तब पड़ती है जब उसको किसी लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जब वो युगल बन जाते हैं। वैसे विशेष रूप से पासपोर्ट बनाते वक्त जब उनका पासपोर्ट उनका नाम में परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसमें पासपोर्ट के समय ज्यादातर लोग विवाह प्रमाण पत्र लेने आते हैं, या फिर कोई लीगल इशू हो जाता है तो विवाह प्रमाण पत्र। पर मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या है, आपने कहा कि वो चला जाता है, उसको जरूरत क्या है जी, तो वो व्यक्ति चला जाता है पर उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी, या बहुत सारी एसेट होती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, और लैंड रिकॉर्ड में तो जीवित व्यक्ति का नाम होता है, पर वो लैंड किसके नाम पे ट्रांसफर होगी, कैसे ट्रांसफर होगी, तो जिस अथॉरिटी को ट्रांसफर करनी है उसको ये दिखाना पड़ता है कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है और हमारे रिलेशन ये हैं। तो जो जन्म प्रमाण पत्र में बात कर रहा है, जन्म प्रमाण पत्र एक रिलेशन का प्रमाण पत्र भी है जी, कि मेरे माता पिता ये हैं जी। तो इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र में जब वो बताता है तो ये वो मेरे पिताजी ये थे, और उसके आधार पर उसको प्रॉपर्टी या दूसरे इसी तरह जो बीमा क्लेम है जी, तो उस डॉक्यूमेंट बीमा क्लेम में तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, लाइफ इंश्योरेंस है अगर जी, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जी, तो वो बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के तो बीमा क्लेम वो जारी नहीं कर सकता जी। तो उस जो भी एजेंसी आपको क्लेम जारी करेगी उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र मुख्य है। तो आपको जो भी उसके पीछे की जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्रॉपर्टी से लेके कई क्लेम तक के, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक है जी। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने बाद में भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, ये भी अपने आप में एक उसकी एक भूमिका है। व्यक्ति को तो दिखाना नहीं पड़ सकता है, परिवार को, जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आवश्यक है। इससे बहुत सारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज होती है वो स्मूथ हो जाती है जी, तो आसानी से प्रक्रिया निष्पादित हो जाती है। बाकी आपको कोर्ट में और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो वो अगर बहुत जगह पे काम आते हैं, जैसे संपत्ति पे देखा जाए या किसी तरह के कोई काम पीछे अचानक अगर किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो ऐसे में कई काम जो अधूरे हो चुके होते हैं उनको पूरा करने में प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपत्ति में प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रमाण पत्र देखिए, चाहे जन्म का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे मृत्यु का हो, इन तीनों घटनाओं का ये जो घटना चक्र है, जो जीवन चक्र, ये साथ साथ ही चलता है। तो इन प्रमाण पत्र की आपको जीवन भर जरूरत पड़ती ही है, इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। सिंघवी जी, अगर हम बात करें जैसे कि कोई विधवा महिला है, ठीक है, कोई विधुर व्यक्ति है, तो उसके पंजीयन की क्या व्यवस्था रहती है, और अगर हम बात करें कि पंजीयन में किस प्रकार के दस्तावेज लगते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली पैर में किसी की एक की डेथ हो गई, पत्नी या पति की डेथ हो गई और विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है जी, इस परिस्थिति में भी अगर उसको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि वो हमारा उस डेट को विवाह हुआ था, तो विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है जी। उस केस में जो प्रक्रियाएं हैं उसको आवेदन करना है, जो भी विधवा या विधुर जो भी जीवित है उसको आवेदन करना होगा। पर इसके आवेदन के साथ जो मृतक है, जो महिला या पुरुष, उसके परिवारजन या सगे संबंधी, अगर मतलब उसके माता पिता या कोई संरक्षक हो, अगर माता पिता नहीं है तो संरक्षक हो जी, उनको ये शपथ पत्र देना पड़ता है कि इनका विवाह हुआ था, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी जब प्रमाण पत्र जब रजिस्ट्रार के पास जाए तो उनके फिजिकल प्रेजेंस भी आवश्यक है। तो अगर वो दोनों जो मृतक के माता पिता या संरक्षक शपथ पत्र देते हैं और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं वहाँ, तो उसका प्रमाण पत्र उस विवाह का भी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी कारणवश व्यक्ति के पास से ये प्रमाण पत्र कहीं लुप्त हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, तो ऐसे में क्या डिजिटली ये कहीं सुरक्षित रहते हैं? तो विवाह प्रमाण पत्र जब 2014 से मैंने बताया कि पहचान पोर्टल के माध्यम से जारी हो रहे हैं, विवाह या मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र, तो वो हमारे राज ई वॉल्ट एक रिपोजिटरी है सरकार की डेटा, उसमें उपलब्ध रहते हैं जी।
और उसका जो यूनिक नंबर है उस पर अभी प्रमाण पत्र पे QR कोड भी डिजिटल साइन होते हैं और डिजिटली अवेलेबल भी रहते हैं, और अब जो प्रमाण पत्र हम जारी कर रहे हैं उसमें QR कोड भी दे रहे हैं जी। तो उसको QR कोड को भी स्कैन करके वो बेसिक जानकारी उस पर रख सकता है, और जब चाहे वो रजिस्ट्रार के पास जाके या ई मित्र कियोस्क पे जाके अपना जो अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर किया हुआ है तो जाके वो प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है, ले सकता है। तो सिंह जी, आपके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को किस प्रकार से एक संदेश देना चाहेंगे प्रमाण पत्र आधारित? तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि मृत्यु या जन्म, मृत्यु और विवाह की घटना होने के बाद निर्धारित समय, जो जैसे जन्म में 21 दिन, मृत्यु में 21 दिन है और उसमें 30 दिन है, तो बिना समय गंवाए तुरंत समय पे इसका पंजीयन कर ले, तो उसमें न तो किसी शुल्क को देना है, न किसी अन्य प्रक्रियाओं में आपको उलझना है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, आपको अनुज्ञा जारी करानी पड़ेगी। इससे आपको अनावश्यक प्रक्रियाओं और अनावश्यक आपको कार्य से बचना पड़ेगा। तो निर्धारित समय में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराएं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराते समय, विशेष रूप से जन्म का रजिस्ट्रेशन कराते समय, माता व पिता का नाम हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में जब दर्ज करें तब भी जो आधार का है या आपका जो प्रॉपर नेम है उस तरह से दर्ज करें, क्योंकि उसमें संशोधन बहुत आते हैं और संशोधन की प्रक्रिया में वापस आपको उलझना पड़ता है। तो जब आप हॉस्पिटल में भी आप संस्थागत प्रसव है तो जब आप वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तब माता व पिता अपना पूरा नाम लिखाएं, और जो वास्तविक नाम है, कई जगह प्रचलित नाम लिखा देते हैं जी। कि इनका तो जो रिश्तेदार जाता है इसका नाम ये है, फिर पता पड़ता है ऑफिशियल उसका जो नाम है वो अलग होता है जी। तो वो प्रॉपर नाम लिखाएं ताकि जो वहां से जो डेटा आता है रजिस्ट्रार के पास उसमें जन्म प्रमाण पत्र में जारी करने में आपको सही डेटा मिले जी। बच्चे का नाम की स्थिति में बता रहा हूँ, बच्चे का नाम अगर आपने फाइनल कर लिया है तो उसी से में लिखवा दे, और नहीं फाइनल किया है तो कृपया दूसरा नाम न लिखाएं कि अभी ये लिखवा देते हैं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया बहुत लंबी है। सिंघवी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों इतना ज़रूर कहेंगे कि ये जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन में कुछ कागजी प्रक्रिया हैं जो हमें पूरी करनी बेहद आवश्यक है, और इन कागज़ों के बिना यूँ कह सकते हैं कि जीवन चक्र अधूरा सा है। तो आप इस पर विशेष ध्यान रखें और हर प्रमाण पत्र को अपने पास सुरक्षित रखें। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।